बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 15 को स्टडी कर रहे हैं। आज मैंने लेक्चर नंबर 3 आपको डिलीवर करना है। तो लेक्चर नंबर 3 को डिलीवर करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको होम्योस्टैसिस एट सेल लेवल स्टडी किया था। हमने होम्योस्टैसिस एट सेल लेवल को स्टडी किया था। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करना पड़ता है। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है, उसे अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करना पड़ता है। अब होम्योस्टैसिस में सब कुछ आ जाता है। होम्योस्टैसिस में सब कुछ आ जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। ऑर्गेनिज्म को अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करना पड़ता है। रिमूव टॉक्सिक एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। यानी ऑर्गेनिज्म को अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। जब टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है तो कहलाएगा थर्मोरेगुलेशन। वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है तो कहलाएगा ऑस्मोरेगुलेशन। अपनी बॉडी से टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करना है जो कहलाएगा एक्सक्रीशन। अब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग कंट्रोल सिस्टम है। वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अलग से कंट्रोल सिस्टम है। बॉडी से टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए अलग से कंट्रोल सिस्टम है। यानी मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलहदा से कंट्रोल सिस्टम है। मेरी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अलग से कंट्रोल सिस्टम है। मेरी बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल को निकालने के लिए अलग से सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया है। आज हमने स्टडी करना है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन से पहले इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इम्पोर्टेंस के बाद फिर हम फिज़िकल और लिविंग और फिज़िकल एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे ताकि हमें
आसानी से फीडबैक मैकेनिज़्म की समझ आ जाए। यानी हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस को स्टडी करना है, इम्पोर्टेंस के बाद लिविंग कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना है, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना है, ताकि हमें आसानी से फीडबैक मैकेनिज़्म की समझ आ जाए। कंट्रोल सिस्टम आर यूज फॉर डिफरेंट होम्योस्टैटिक फंक्शंस। मेरी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं। वो स्पेसिफिक सिस्टम्स क्या कहलाते हैं? वो कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। यानी मेरी बॉडी के अंदर जितने भी होम्योस्टैटिक फंक्शन हो रहे हैं उन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम का काम है कि मेरी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैटिक फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम दो तरह का होता है। कंट्रोल सिस्टम दो तरह का है। कंट्रोल सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम और दूसरा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे। लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क एग्जैक्टली ऑन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। ये बात याद रखनी है, जैसे लिविंग कंट्रोल सिस्टम काम करता है वैसे ही फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अब अगर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम किन में होता है? ख़ास तौर पर आयरन, रेफ्रिजरेटर्स, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्सर घर में कपड़े इस्त्री करते होंगे। आप घर में अक्सर कपड़े इस्त्री करते होंगे। अब ये मैंने इस्त्री का वो वाला हिस्सा बनाया है जहाँ पर आपने इस्त्री की नॉब को रखना है। यानी जो इस्त्री में आपको रीडिंग नज़र आती है, इस्त्री में जो आपको रीडिंग नज़र आती हैं 1 2 3 4 5 6, अमूमन 6 तक ये पॉइंट्स होते हैं। अब 1 से क्या मुराद है कि 20 सेंटीग्रेड, 2 से क्या मुराद है 30 सेंटीग्रेड, 43 से क्या मुराद है 40 सेंटीग्रेड और 4 से क्या मुराद है 50 सेंटीग्रेड और 5 से क्या मुराद है 60 सेंटीग्रेड। ये एक फर्जी कैलकुलेशन है, एक फर्जी कैलकुलेशन है। अब आपने इस्त्री की जो नॉब है उसको आपने थ्री के ऊपर रख दिया है। अब जैसे ही इस्त्री ऑन होगी टेम्परेचर 20 तक जाएगा, फिर 30 तक जाएगा और फिर 40 तक जाएगा। जैसे टेम्परेचर 40 तक जाएगा इस्त्री बंद हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर 40 तक जाएगा तो इस्त्री बंद हो जाएगी। अगर यही टेम्परेचर 49 तक आ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर आ जाएगा 39 सेंटीग्रेड पे, तो इस्त्री दोबारा फिर ऑन हो जाएगी। यानी इस्त्री के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर
और जितनी भी हैवी मशीनरी हैं, हैवी मशीनरी जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, उनके अंदर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। यानी इस्त्री के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब ये जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है, इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है? रिसेप्टर, डिटेक्ट चेंज। रिसेप्टर का काम क्या है कि ये चेंज को डिटेक्ट करता है। अगर कोई भी चेंज आएगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो रिसेप्टर क्या करते हैं? उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जैसे ही टेम्परेचर 39 पे आएगा, फौरी तौर पर इस्त्री बंद हो जाएगी। और फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है? कंट्रोल सेंटर, रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास आती हैं। कंट्रोल सेंटर उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, समझता है, फिर उसी के मुताबिक एक्शन करवाता है, काम करवाता है। किससे काम करवाता है? इफेक्टर से काम करवाता है। कंट्रोल सेंटर रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्शन, यानी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर फिर उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, समझता है, पढ़ता है, भाई किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, फिर उसी के मुताबिक वो एक्शन लेता है। फिर इफेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर ने अब एक्शन करवाना है, तो एक्शन कैसे करवाएगा? इफेक्टर्स की मदद से। इफेक्टर्स फिर क्या करेंगे? उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है। अब फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में जो कॉमन एग्जांपल है वो है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जो कि आयरन के अंदर भी है, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी है, और हैवी मशीनरी जिनके अंदर जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। हैवी मशीनरी के अंदर या फिर आयरन के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर सबसे पहले सेंसर लगा होता है। सेंसर कहते हैं थर्मामीटर को। सेंसर का काम क्या है? सेंसर जो होता है वो टेम्परेचर को चेक करता है, मॉनिटर चेक करता है कि टेम्परेचर सेट पॉइंट पे है या नहीं। यानी सेंसर ने ये चेक करना है कि जो सेट पॉइंट पर टेम्परेचर है वो है या नहीं। जैसे ही सेट पॉइंट से टेम्परेचर बिलो जाएगा या अबव जाएगा, तो फौरी तौर पर सेंसर ने क्या करना है? सेंसर ने मैसेज थर्मास्टेट को दे देना है। यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर सेंसर लगा होता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम क्या है? ये टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर करता है, यानी टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर करता है सेट पॉइंट से। अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर वेरी कर जाता है, टेम्परेचर नीचे चला जाता है या टेम्परेचर अबव हो जाता है, तो सेंसर ने फौरी तौर पर मैसेज किसको देना है? थर्मास्टेट को देना है। ये मशीन का यानी रेफ्रिजरेटर का या आयरन का वो पार्ट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब थर्मोस्टेट के पास मैसेज आएगा तो थर्मोस्टेट क्या करेगा? एक्शन बनाएगा। अब उसने एक्शन करवाना है। पहले उसने उस मैसेज को देखना है, इंटरप्रेट करना है कि मैसेज किस किस्म का है, उसी के मुताबिक फिर एक्शन करवाना है। थर्मोस्टेट कंट्रोल सेंटर दैट टेक एक्शन। अब उसने एक्शन करवाना है, काम करवाना है। अब वो काम किसके ज़रिए करवाएगा? वो काम अफेक्टर्स के ज़रिए करवाएगा। अगर टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, यानी अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है तो थर्मोस्टेट ने हीटिंग सिस्टम को स्विच ऑन कर देना है, यानी हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देना है। हीटिंग सिस्टम ने फिर क्या करना है, फौरी तौर पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना है। और अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से बहुत ही नीचे चला गया, लोअर हो गया, फिर थर्मोस्टेट ने कूलिंग सिस्टम को स्विच ऑन, उसे ऑन कर देना है। कूलिंग सिस्टम ने फौरी तौर पर टेम्परेचर को इनक्रीज कर देना है, ताकि कूलिंग सिस्टम इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ए सेट पॉइंट, कूलिंग सिस्टम ने फौरी तौर पर क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है सेट पॉइंट से। थर्मोस्टेट दो तरह से काम करेगा। पहला काम क्या है, हीटिंग सिस्टम इन केस ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ही लोअर हो गया तो हीटिंग सिस्टम ने ऑन हो जाना है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सेट पॉइंट पे आ जाए। अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से इंक्रीज हो गया, अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से इंक्रीज हो गया है तो थर्मोस्टेट ने कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देना है ताकि टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट पे आ जाए। अब इसी तरह लीविंग कंट्रोल सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लीविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क एग्जैक्टली टू द लिविंग कंट्रोल सिस्टम, टू द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी लिविंग कंट्रोल सिस्टम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। इसी तरह लिविंग कंट्रोल सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, रिसेप्टर, दूसरा क्या है, कंट्रोल सेंटर, और तीसरा क्या है, इफेक्टर। देयर इज ए सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक। जितने भी एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पे होता है। सेट पॉइंट पे फॉर एग्जांपल जैसे 37 सेंटीग्रेड, यानी वो एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जैसे मेरी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है, लेकिन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फिक्स्ड अमाउंट को या फिक्स्ड पॉइंट को अचीव करना बहुत मुश्किल है। यानी ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स्ड पॉइंट को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए नॉर्मल रेंज को अचीव करना बहुत ही आसान है। यानी मेरे लिए 37 सेंटीग्रेड अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए आसानी क्या है कि मैं नॉर्मल रेंज को अचीव कर सकता हूँ। और मेरी बॉडी की जो नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर की वो 36.1 सेंटीग्रेड टू 38.1 सेंटीग्रेड। तो एंडोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब इनमें रिसेप्टर पहला कंपोनेंट। अब रिसेप्टर क्या होता है, मेरी स्किन के अंदर बहुत से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट चेंज, फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया एंड सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सिस्टम,
जैसे ही रिसेप्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है तो फौरी तौर पर रिसेप्टर्स मैसेज देंगे कंट्रोल सिस्टम को, और मेरी बॉडी में जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस में है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना है? अल्टीमेटली उसने एक्शन करना है, उसने काम करना है। अब वो काम किससे करवाएगा? इफेक्टर से करवाएगा। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो फौरी तौर पर हाइपोथैलेमस मेरे स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और फिर मेरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी मेरी स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी ताकि हीट डेसिपिटेट हो सके, हीट ज़ाया हो सके, स्वेटिंग होगी ताकि पसीना आए, और फिर इसी तरह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेट पॉइंट पे आ जाएगा। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो फौरी तौर पर हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा? हाइपोथैलेमस फौरी तौर पर मेरी स्किन के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और फिर मेरी बॉडी के मसल्स की शिवरिंग होगी। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा थायरॉक्सिन मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके। जब ये हीट प्रोड्यूस होगी और मेरी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पे आ जाएगा, तो कूलिंग एंड वाइस वर्सा। अब हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं, फिर हमें आसानी से फीडबैक मैकेनिज्म की समझ आ जाएगी। डिटेक्शन ऑफ चेंज। डिटेक्शन ऑफ चेंज। डिटेक्शन ऑफ चेंज कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंज रिसेप्टर्स करते हैं। फिर रिसेप्टर मैसेज किसको देते हैं? कंट्रोल सिस्टम को देते हैं। फिर कंट्रोल सिस्टम जो मैसेज है वो इफेक्टर्स को देता है ताकि इफेक्टर्स उसका रिस्पॉन्स शो करें। इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम, दो बातें मैंने की हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंज। डिटेक्शन ऑफ चेंज कौन करते हैं? रिसेप्टर्स करते हैं, यानी रिसेप्टर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद मैसेज देते हैं कंट्रोल सिस्टम को। फिर कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर्स को मैसेज देते हैं ताकि इफेक्टर्स अपना रिस्पॉन्स शो करें। इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म को समझने से पहले एक कॉमन सी एग्जांपल दूंगा। अगर एक इंसान है वो बहुत अच्छा काम करता है तो सारे उसकी हौसला अफजाई करेंगे कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो। सारे उसकी रहनुमाई करेंगे, उसकी रहनुमाई करेंगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यानी सारे के सारे मिलकर उसकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर एक इंसान है एक काम अच्छा नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूँगा कि यार आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। या इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा हूँ और मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मार्करें बेचता हूँ, बोर्ड मार्कर बेचता हूँ। मैं ये बोर्ड मार्कर लेकर एक दुकानदार के पास जाता हूँ और उससे ये बोर्ड मार्कर सेल कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद आता हूँ
क्या लेने के लिए? फीडबैक लेने के लिए ना, कि आया कि मेरी मार्कर सेल हुई या नहीं हुई। अगर ये मेरी मार्कर सेल हो गई तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो यानी मुझसे क्या करेगा दुकानदार, और ज़्यादा डिमांड करेगा कि और मार्कर दो, क्योंकि उसने और मार्कर बेचनी है। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ये मेरी मार्कर उस दुकानदार के पास नहीं बिकी तो वो मुझसे और डिमांड नहीं करेगा, मुझे रोक देगा, कहेगा कि मुझे और मार्कर नहीं चाहिए। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो पहला कौन सा है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इफेक्टर रिस्पॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ चेंज। इफेक्टर जो काम करता है वो तब्दीली की डायरेक्शन में करता है। इफेक्टर रिस्पॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ चेंज। इफेक्टर का रिस्पॉन्स डायरेक्शन ऑफ चेंज में होता है। इफेक्टर जो काम करता है वो तब्दीली की डायरेक्शन में काम करता है। इसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ चेंज। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ चेंज। जितनी ज़्यादा चेंज बढ़ाते जाओ। एग्जाम्पल क्या है? एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से ये ब्लड वेसल या खून की नाली फट जाती है तो ब्लड का लॉस होगा ना। अब ब्लड का लॉस क्या है? नुकसानदेह है। अब यहाँ पर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होकर यहाँ पर क्लॉट बनाएंगी ताकि ब्लड का लॉस ना हो, क्योंकि ब्लड का लॉस ना हो ताकि फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर ब्लड का लॉस होता है तो नुकसान होता है, और अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फ़ायदा है। तो ये एक्टिवेशन है किन की? प्लेटलेट्स की, जो कि यहाँ पर क्या करती हैं? क्लॉट बना देती हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा तो बच्चे की नॉर्मल बर्थ होगी। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये क्या? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो बच्चे की बर्थ होगी। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो बच्चे की बर्थ नहीं होगी। तो ये फ़ायदे में है। अब है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स फॉर चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आती है तो इफेक्टर उसके उलट काम करें, इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन को देखते हैं। थर्मो रेगुलेशन को अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो कंट्रोल सिस्टम है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला, वो फौरी तौर पर बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करवा देगा। ये क्या है? ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यानी जैसे ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरा जो हाइपोथैलेमस है, जो मेरा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल सिस्टम है, वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा। वो मेरे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा देगा, जिससे मुझे स्वेटिंग आएगी और मुझे पसीना आएगा और मेरी बॉडी का टेम्परेचर
नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। इस तरह ऑस्मो रेगुलेशन ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ख़ास तौर पर फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करना है, अपनी अपनी बुक से इसको रीड भी करना है, और जो चीज़ क्लियर ना हो फिर मुझे डायरेक्ट उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं आपको दोबारा क्लियर करवा सकूं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।